Welcome all of you. Today's class royalty account BCom first year. Let's we start. Royalty is a agreement between two person. देखिए एग्रीमेंट आप लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ चुके हैं। रॉयल्टी के बारे में इतना समझिए कि रॉयल्टी जिसको हिंदी में अधिकार शुल्क खाते कहा जाता, वो दो व्यक्तियों के बीच एग्रीमेंट होता। इट इज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ स्पेशल राइट। ये एक स्पेशल राइट को ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट होता। इट इज ए एग्रीमेंट इन विच ए पर्सन गिव्स द राइट टू द अनदर पर्सन और ए पर्सन यूजेस द राइट ऑफ द अनदर पर्सन। ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पर्सन अपना स्पेशल राइट किसी दूसरे पर्सन को इस्तेमाल करने के लिए देता है, या हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से उसका स्पेशल राइट इस्तेमाल करने के लिए लेता है। रॉयल्टी इज एन इनकम फॉर द पर्सन हु गिव्स द राइट। जो राइट देता है उसके लिए रॉयल्टी इनकम है, और एन एक्सपेंडिचर फॉर द पर्सन हु यूजेस द राइट, और जो उस राइट को यूज करता है, इस्तेमाल करता है, उसके लिए रॉयल्टी एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे किराया, रेंट की हम बात करते हैं तो मकान मालिक के लिए किराया इनकम है और किराएदार के लिए किराया एक्सपेंस होता। वी कैन से रॉयल्टी मीन्स स्पेशल टाइप ऑफ रेंट विच रिसीव्ड बाय द ओनर। हम ये कह सकते हैं कि रॉयल्टी स्पेशल टाइप का रेंट है जो ओनर द्वारा रिसीव किया जाता है। डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। रॉयल्टी को अच्छी तरह समझने के लिए हमें रेंट और रॉयल्टी में डिफरेंशिएट करना होगा। अब सबसे पहले हम नेचर ऑफ एसेट्स की बात करते हैं। देखिए रेंट के लिए जनरली जो नेचर ऑफ एसेट्स होता है, हम देखते हैं कि किराए पे हम कौन सी एसेट्स करते हैं। टेंजिबल एसेट्स मींस ऐसी एसेट्स जो हमें दिखाई देती है। किराए पे हम जनरली कौन सी एसेट्स देते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। जैसे हमने अपना मकान, बिल्डिंग किराए पे दी, तो नेचर ऑफ एसेट्स यहाँ क्या होगी? फिक्स्ड एसेट्स। कार हमने किराए पे दी, ये सारी चीजें फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। लेकिन रॉयल्टी के केस में अगर हम रॉयल्टी के लिए नेचर ऑफ एसेट्स की बात करते तो ये इनटेंजिबल एसेट्स के केस में ज्यादातर होता है। इनटेंजिबल मींस स्पेशल राइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउ, ये सारी इनटेंजिबल एसेट्स। और कैलकुलेशन में देखें कि अगर हम अपनी बिल्डिंग किसी को रेंट पे देते हैं तो रेंट का कैलकुलेशन हम मंथली करते हैं, लेकिन अगर हम होटल में रेंट पे कोई कमरा लेते हैं तो उसका डेली करते हैं, और अगर हम कार को रेंट पे देते हैं तो उसका कैलकुलेशन अलग। रॉयल्टी हम प्रोडक्शन के बेस पे जनरली कैलकुलेट करते हैं। ये रेंट और रॉयल्टी में डिफरेंस है। रॉयल्टी समझने के लिए आपको रेंट अच्छी तरह से समझना होगा। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ रॉयल्टी। कितने प्रकार की रॉयल्टी या अधिकार शुल्क होता है? सबसे पहला माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग मीन्स जो कोयले की खान वगैरह में जो माइनिंग से रिलेटेड रॉयल्टी होती है उसे कोल माइन रॉयल्टी भी हम कहते हैं। सेकंड जो आपको डिस्कशन करना है, पेटेंट रॉयल्टी। पेटेंट के केस में जो आप स्पेशल राइट अपना ट्रांसफर करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कोई कंपनी ताला बनाती है तो उसने अपना पेटेंट करा रखा है, और अगर वो अपना पेटेंट किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए देगी तो वहां पे पेटेंट रॉयल्टी होगी। कॉपीराइट रॉयल्टी मीन्स कि जैसे कोई टीचर होते हैं, बुक लिखते हैं, तो अगर वो बुक किसी दूसरे पब्लिशर को पब्लिश करने के लिए देते और पब्लिशर से उन्हें रॉयल्टी मिलती है तो बुक पब्लिकेशन के केस में कॉपीराइट रॉयल्टी होती है। सम अदर टाइप की रॉयल्टी है जो आपको यहाँ डिस्कस नहीं करना, फर्दर हम करेंगे। और पार्टीज देख लीजिए, हमने बताया कि रॉयल्टी एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए। माइनिंग रॉयल्टी में जो 2 पर्सन होते हैं, एक लैंडलॉर्ड और दूसरा लेजी। लैंडलॉर्ड ओनर होता है, उसे रॉयल्टी रिसीव होती, और लेजी जो कि स्पेशल राइट लिया रहता है और वो रॉयल्टी पे करता लैंडलॉर्ड। पेटेंट रॉयल्टी में पेटेंटी एंड पेटेंट यूजर, पेटेंट को यूज करने वाला पेटेंटी को रॉयल्टी पे करता, मींस पेटेंटी के लिए अधिकार शुल्क इनकम है और पेटेंट यूजर के लिए एक्सपेंस है। कॉपीराइट रॉयल्टी
कॉपीराइट रॉयल्टी में राइटर या ऑथर जो होता है वो ओनर होता, और पब्लिशर वो उसके राइट को इस्तेमाल करता, तो पब्लिशर ऑथर को रॉयल्टी पे करता। ऑथर के लिए रॉयल्टी इनकम है और पब्लिशर के लिए एक्सपेंस है। और अदर केसेस में ओनर एंड यूजर टर्म हम यूज करते हैं। यूजर जो है ओनर को रॉयल्टी पे करता, ओनर के लिए रॉयल्टी अधिकार शुल्क इनकम होती है और यूजर के लिए एक्सपेंसेस। अब हम आते हैं माइनिंग रॉयल्टी। पहला जो हमारा डिस्कशन है, क्वेश्चन जो आपके बुकलेट और एग्जाम में आएंगे वो कोल माइन से रिलेटेड आएंगे। आपको समझना है कोल माइन रॉयल्टी अधिकार शुल्क में 2 पर्सन होंगे, ए एंड बी। ए ओनर ऑफ कोल माइन होगा जिसे हम लैंडलॉर्ड बोलेंगे, बी यूजर ऑफ कोल माइन होगा जिसे हम लेजी बोलेंगे। और ए बी के बीच में एक एग्रीमेंट बनेगा। वो एग्रीमेंट हमें समझना है। अगर हम न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें इस एग्रीमेंट को पहले समझना पड़ेगा। एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन दी रहती है कि ए लैंडलॉर्ड है, ओनर है, और बी लेजी है। तो लेजी जो है लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी पे करेगा। ए के लिए रॉयल्टी इनकम होगी और बी के लिए रॉयल्टी एक्सपेंस होगी। टर्म्स एंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, अगर हम अपना मकान किसी को किराए पे देते हैं तो सबसे पहली टर्म्स क्या होती है कि किराया कितना लेगा। तो ए बी के बीच में अगर रॉयल्टी एग्रीमेंट हो रहा है तो उसका फर्स्ट क्या है, रॉयल्टी रेट। ए बी से कहता कि हम अपना कोल माइन आपको दे रहे हैं और बी उसमें से प्रोडक्शन करेगा। देखिए ए बी की पोजीशन सबसे पहले आप क्लियर करिए। ए के पास क्या है कि कोल माइन है और इस कोल माइन का ओनर है और राइट उसका है कि अपनी कोल माइन से कोयला एक्सट्रैक्ट कराए और उसको प्रोडक्शन के लिए भेजे। लेकिन बी एक कॉन्ट्रैक्टर है और बी के पास क्या है कि बी के पास मशीन है, जेसीबी है और इनके पास लेबर है। इनका यही काम है कि ये दूसरे से कोल माइन उनकी लीज पर लेके और प्रोडक्शन के हिसाब से इनको बी को ये रॉयल्टी पे करेंगे। ए रॉयल्टी पे करेंगे किसको, बी रॉयल्टी पे करेंगे ए को। तो सबसे पहले क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी सबसे पहले फिक्स क्या की जाती, रॉयल्टी रेट। रॉयल्टी रेट डिपेंड होगा प्रोडक्शन पे। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि प्रोडक्शन यानी आउटपुट को क्वेश्चन में गिवन होगा और ये आउटपुट कोल्स का होगा टन्स वाइज और रॉयल्टी रेट गिवन होगा। सपोज दैट रॉयल्टी एट द रेट ऑफ ₹1 पर टन गिवन। तो अगर आपका आउटपुट 10,000 टन है तो रॉयल्टी रेट ₹1 पर टन करेंगे तो फिर आपकी रॉयल्टी वहां पे मिल जाएगी आपको 1 into 10,000 टन, मीन्स की रॉयल्टी आपकी आ गई 10,000 रुपीज। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में आपको देखना है कि रॉयल्टी रेट क्या गिवन है और रॉयल्टी रेट से फिर उसके बाद तुरंत आप कैलकुलेट करेंगे रॉयल्टी इक्वल टू आउटपुट इंटू रॉयल्टी रेट। अब यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि सपोज दैट क्वेश्चन में आउटपुट 10,000 गिवन है और रॉयल्टी रेट ₹1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉयल्टी 10,000 का। लेकिन आउटपुट 10,000 है और रॉयल्टी रेट 50 पैसा पर टन, तो 50 पैसा पर टन मीन्स कि आप प्रैक्टिकल में इसको 1/2 हम लिखते हैं, तो 10,000 इंटू 1/2 करेंगे तो आपका 5,000 टन। अगर आउटपुट 8,000 गिवन है और रॉयल्टी रेट गिवन है 62.5 पैसा पर टन, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले ये जो आपका रॉयल्टी रेट दिया है आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मींस अपॉन 100। देखिए ये 1/2 कैसे आया, 50 पैसा दिया है तो हमने 50/100 कर दिया तो वो तो कैलकुलेट हो गया 1/2। लेकिन यहाँ 62 पॉइंट पैसा दिया है तो उसको इस तरह से करेंगे और फ्रैक्शन में इसको जब आप चेंज करेंगे तो ये आएगा 5/8 और ये आउटपुट आपका 8,000 है, उससे आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आपका 5000 आ जाएगा। तो आपको जो भी रॉयल्टी रेट अगर ₹1, 2, 3, 4 है तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन अगर पैसे में दिया है तो आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करके तब रॉयल्टी कैलकुलेट करना होगा। रॉयल्टी कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो मिनिमम रेंट। अब मिनिमम रेंट का कॉन्सेप्ट समझिए कि मिनिमम रेंट क्या है, क्यों फिक्स किया जाता। और फॉर शॉर्ट नोट्स के लिए हम आपको बता दें, मिनिमम रेंट को डेड रेंट भी कहते हैं, फिक्स रेंट भी कहते हैं। मिनिमम रेंट होता क्या? अब जैसा कि एग्रीमेंट में आपको मालूम है कि बी और ए के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ए ओनर है, लैंडलॉर्ड है और बी लेजी है। बी को वर्क करना है, मीन्स कोल माइन में से कोयला या प्रोडक्शन किसको करना है, आउटपुट किसको करना है, बी को। अब ए के ही पैरेलल बी के पास बी ने सी से भी कुछ लिया हुआ है अपना, बी ने डी से भी कुछ लिया हुआ है और बी ने ए का भी ले लिया। बी ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं ए पे, और ध्यान न दे पाने के कारण आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो बी के पास सी का भी है काम, डी का भी है, ए का भी है, लेकिन बी ए का कम ध्यान दे रहे हैं तो आउटपुट कम हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि लॉस किसको होगा, ए को होगा। क्यों? क्योंकि रॉयल्टी तो फिक्स कर ली गई कि आउटपुट पे डिपेंड है, और बी अगर काम ही कम करेंगे तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो ए को लॉस होगा। तो ए इस लॉस से बचने के लिए क्या करता है कि मिनिमम रेंट मींस स्थायी किराया, यानी उसको फिक्स रॉयल्टी भी बोलते हैं, कि वो कहता है कि हमें आप फिक्स 20,000 रुपीज देंगे। मींस कि आप काम कम करिए या ज्यादा करिए वो अलग बात है, लेकिन अगर काम कम होता तो हम कम से कम मिनिमम रेंट मतलब न्यूनतम किराया आपसे 20,000 लेंगे। तो अब जैसे ही न्यूनतम किराया फिक्स होता है, दो चीजें और यहां आपको समझनी पड़ेंगी। पहला, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग इक्वल टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। सपोज दैट कि जैसा हमने आपको बताया प्रीवियस इलस्ट्रेशन में कि रॉयल्टी रेट 1 है और हमने आउटपुट किया 10,000, तो रॉयल्टी मेरी कितनी आ गई, रॉयल्टी 1 into 10,000 10,000 आ गई। लेकिन मिनिमम रेंट हमने कितना रखा है, 20,000, तो 20,000 मिनिमम रेंट मेरा है और मेरी रॉयल्टी आई 10,000। इट मीन्स कि 10,000 क्या हो गया, शॉर्ट वर्किंग। अब यहां बी की पोजीशन समझिए। बी ने आउटपुट कितना किया, बी ने आउटपुट किया 10,000 टन। 10,000 टन आउटपुट करने पे रॉयल्टी कितनी बनी, रॉयल्टी 10,000 into 1 10,000 बनी। लेकिन बी को ए को पेमेंट क्या करना है, मिनिमम रेंट की कम से कम ए कितना लेगा, 20,000। इट मीन्स कि बी ने काम किया 10,000 का और पेमेंट करना पड़ा 20,000। ये मीन्स कि 10,000 उसने कम काम किया, और ये शॉर्ट वर्किंग जो होती है ये बी के लिए लॉस होता है, क्योंकि काम उसने कम किया और पेमेंट उसको मिनिमम रेंट का करना पड़ा। ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिएगा कि बी लेजी है और लेजी के लिए शॉर्ट वर्किंग लॉस। क्लियर? दूसरा कॉन्सेप्ट मिनिमम रेंट का डेवलप होता सरप्लस, कि अगर बी ने सपोज दैट आउटपुट किया 30,000 या 38,000 और मिनिमम रेंट कितना था, 20,000, रॉयल्टी रेट 1 रुपीज थी, तो रॉयल्टी कितनी आ जाएगी आपकी, 38,000। तो ऐसे सिचुएशन में जब रॉयल्टी आपकी ज्यादा होगी मिनिमम रेंट से, तो वो आपका क्या आ जाएगा, 18,000 सरप्लस आ जाएगा। क्लियर? अब यहां पे एक चीज आपको क्लियर करनी है कि शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस क्वेश्चन में तभी आएगा जब मिनिमम रेंट दिया हुआ हो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट। हमने जैसा आपको बताया कि बी के लिए शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, लॉस होती है।
अब देखिए इनका ये कैसा है, रॉयल्टी अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं माइनिंग का। माइनिंग मीन्स कोल माइन। अब बी का कहना ये है कि कोल माइन में कोयला जो होता है जमीन के अंदर होता है, तो बी का कहना है कि जो शॉर्ट वर्किंग या लॉस उनको हो रहा है स्टार्टिंग के ईयर में, क्योंकि स्टार्टिंग ईयर में क्या होगा कि कोयला नहीं निकलेगा, पत्थर निकलेगा या मिट्टी निकलेगी, कोयला बाद में निकलता है। तो स्टार्टिंग ईयर में जो भी शॉर्ट वर्किंग लॉस बी को हुई, बी ये चाहते हैं ए से कि हम फ्यूचर ईयर में मीन्स आगे आने वाले साल में अगर कोई सरप्लस होता है मीन्स आउटपुट ज्यादा होता, तो जो प्रीवियस का लॉस है मेरे पास, हम उसको फ्यूचर के सरप्लस से क्या करें, रिकूप करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टर्म में यही है एग्रीमेंट में कि जो भी शॉर्ट वर्किंग का लॉस लेजी को हुआ है वो फ्यूचर में शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की टर्म्स क्या है। अब टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी समझिए। ए एंड बी शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की टर्म्स क्वेश्चन में दी रहेगी और इसी टर्म्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज होगा। पहली टर्म्स इन द फर्स्ट फ्यू ईयर, फर्स्ट 3 ईयर लिखा हो सकता, फर्स्ट 4 ईयर हो सकता, फर्स्ट 5 ईयर हो सकता, फर्स्ट 6 ईयर हो सकता, या दूसरे टर्म्स हो सकती इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। इसमें ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर हो सकता, ड्यूरिंग नेक्स्ट 2 ईयर हो सकता, ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 ईयर हो सकता, ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 ईयर हो सकता। अब आपको क्वेश्चन पढ़ते समय एग्जाम का क्वेश्चन हो या आप कर रहे हैं, केवल आपको इस वर्डिंग पे ध्यान देना है। देखिए वही वर्डिंग मैंने हाईलाइट भी की है कि आपको ये देखना है कि टर्म में फर्स्ट वर्ड लगा है या नेक्स्ट, या कुछ स्पेशलाइज्ड क्वेश्चन होंगे जो आगे आएंगे तो हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको यही समझना है कि शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट की जो टर्म्स दी होगी कि शॉर्ट वर्किंग को हम कैसे रिकूप करें, पूरा करें, वो फर्स्ट फ्यू ईयर्स भी हो सकती है और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो भी शॉर्ट वर्किंग आप रिकूप्ड नहीं कर पाएंगे वो आपका लॉस होगा और अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग उसे कहेंगे और उसको हम तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिस ईयर हमें पता चलेगा कि इतनी शॉर्ट वर्किंग हम रिकूप्ड नहीं कर पाए, अनरिकूप्ड हो गई,